130 तक गए। पाइपर सैरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जुड़े हमारे साथ। अभय जी, गुड आफ्टरनून। और ये क्लियरली मार्केट ने उन्हें पनिश किया जिन्होंने पहली डिप में ही बाय कर लिया और लगा कि बस ये भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अब जिस तरीके की डिप आ रही है, क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है या अभी भी थोड़ा दूर रहना है? जी अनुज, देखिए, किसी के लिए भी ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये जो डिप है ये कहाँ तक जाएगा। मैं ये कह सकता हूँ कि जो करंट लेवल्स हैं ये भी बहुत अट्रैक्टिव हैं इन्वेस्टर्स के लिए, जिनमें अभी भी कॉन्फिडेंस है, जो लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। पर मेरी एडवाइस पहले भी थी और ये भी अभी भी यही है कि माहौल बहुत अनसर्टेन है, न्यूज़ ड्रिवन है। तो अगर आपको 100 रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो आप उसे हर हफ्ते 10 रुपए या जो भी आपके मन में आता है उसको धीरे धीरे इन्वेस्ट करिए। किसी दिन आपको मार्केट लो मिलेगा, किसी दिन थोड़ा रिकवरी में मिलेगा, पर रादर देन बाइंग एवरीथिंग एट वन पॉइंट, आपको बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे ओवर 1 मंथ और मे बी 2 मंथ्स। क्योंकि ये वॉर की जो सिचुएशन है और इसकी जो भी अनसर्टेनिटी है, क्रूड ऑयल प्राइस के अराउंड और रुपी डेप्रिसिएशन के अराउंड, उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए इन्वेस्टर्स को। तो मेरी ये एडवाइस रहेगी कि ये मार्केट अभी भी ऐसा नहीं है कि आप एक डिप में सब ले लें, जो भी आपको पसंद है वो स्टॉक्स भी, पर धीरे धीरे डिप का फायदा उठाएं, वो बेटर रहेगा। अभय जी कह रहे हैं धीरे धीरे एक्सपोजर बढ़ाना है। अभय जी, लेकिन क्या ये बाजार, जैसे आप कह रहे हैं धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिएगा, रिकवरी पाथ भी अब हमारा धीरे धीरे ही होगा? अब उस वी शेप रिकवरी की पॉसिबिलिटीज को रूल आउट कर देना चाहिए या फिर उसके पोटेंशियल भी होंगे अगर कोई भी ब्रेक थ्रू होता है इस वॉर में? तो या फिर अब ये फाइनली आपके अर्निंग्स में ट्रांसलेट हो गई होगा? नहीं, देखिए वीरेंद्र, अभी भी बहुत टेक्निकल मार्केट है ये। मुझे नहीं लगता कि फंडामेंटल्स को ज़्यादा डिस्काउंट कर रहा है ये मार्केट ऐसा है कि ट्रेडर्स जो हैं वो बहुत एक्टिव हैं इस समय, और न्यूज़ फ्लो ड्रिवन पोजीशंस है, शार्प डिक्लाइंस है अक्रॉस ऑल एसेट क्लासेस। अभी आप चांदी और सोने की बात कर रहे थे, शार्प डिक्लाइन है उसमें। गोल्ड, जो अपना ऑयल है, वो काफ़ी शार्प अप है, और रुपी और बाकी करेंसीज पे प्रेशर है, स्टॉक्स पे प्रेशर है। तो मुझे लगता है कि ये वी शेप रिकवरी जो है वो आएगी, थोड़ी तो तभी आएगी जब एक बहुत कंक्लूसिव सीज फायर या ऐसा कुछ अनाउंसमेंट आएगी। पर उसको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस सिचुएशन ऐसी है और इतने सारे इसमें नुएंसेस हैं कि कोई एक चीज वी शेप रिकवरी को नहीं क्रिएट करेगी। बट एट द सेम टाइम, अगर किसी को डर नहीं है टेक्निकल सेलिंग से और उसको लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी है, तो रादर देन प्लेइंग फॉर अ वी शेप रिकवरी, एक डिप्लॉय करे। ये मार्केट ऐसा भी नहीं है वीरेंद्र कि इसमें आप अंडर एलोकेटेड रहें, क्योंकि हो सकता है एक हफ्ते में रिकवर, हो सकता है एक महीने में हो जाए या 2 महीने में हो, पर ये रिकवर डेफिनेटली होगा मार्केट वीरेंद्र। तो हो सकता है जब हम 3 महीने बाद बात करें तो हम इस बात पे डिस्कस करें कि कैसे मार्केट ने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी मार्च के महीने में। राइट। अभय जी, गुड आफ्टरनून। थोड़ी देर पहले राज जी से चर्चा हो रही थी, वो तो कह रहे थे कि मार्केट का माहौल काफ़ी गंभीर है, कैश में ही बैठना ठीक है अभी। लेकिन क्योंकि आप कह रहे हैं कि धीरे धीरे निवेश की जा सकती है इस बाजार में, लेकिन सर बाजार ऐसा जब 80% से ज़्यादा स्टॉक्स अगर आप देखिए अपने बेयर फेज में हैं, लहूलुहान हो चुका है पोर्टफोलियो, हिम्मत जुटानी मुश्किल है, और उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि अगर निवेश करना ही है धीरे धीरे तो कौन से स्टॉक्स या कौन से स्पेस में करें जहां पर थोड़ी स्ट्रेंथ हो। तो ऐसे मार्केट में अब जिस तरीके से गिरावट हो चुकी है, कौन सा स्पेस आपको अट्रैक्टिव लग रहा है? जी देखिए श्रेया, मुझे लगता है कि बेयर मार्केट हो या बुल मार्केट हो, बड़े नाम को चेस करके रिटर्न नहीं बनती है। तो अभी भी इस मार्केट में भी मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को फायदा उठाना चाहिए हाई ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का, जहां पे हमने वैल्यूएशन में करेक्शन देखा है। और जैसा आईटी सर्विसेज में हुआ श्रेया, फिर आज एचडीएफसी बैंक में जिस तरह का एक मिनी एक्सीडेंट हमने देखा, अनफॉर्चुनेट है पर हुआ, तो वो ये दर्शाता है कि ये जरूरी नहीं है कि आप एक बेयर मार्केट हो, जैसे आपने कहा मार्केट लहूलुहान है, उस समय आप डिफेंसिव्स को ढूंढें। बल्कि मैं कहूंगा ये मार्केट है जिसमें इन्वेस्टर्स को पॉजिटिवली और थोड़ी हिम्मत और हिमाकत के साथ अच्छे ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो और
ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज इंडिया में बहुत है, कोई कमी नहीं है। जो 3 महीने पहले हमने ग्रोथ देखी थी जिन स्टॉक्स में, सेक्टर्स में, वो अभी भी बनी हुई है। आप फार्मा, सीडीएमओ जो हम नाम डिस्कस करते थे, ऑटो कंपोनेंट्स हैं, ईएमएस प्लेयर्स हैं, ये सारे सेक्टर्स अभी भी हैं जो ग्रोथ सेक्टर्स हैं और ये रहेंगे अगले 2, 3, 4, 5 साल तक। तो अगर आपको उसमें ही लीडिंग स्टॉक्स अच्छे प्राइस पे मिल रहे हैं और सस्ते में मिल रहे हैं, तो क्यों ना लिए जाएं? मतलब क्या डरने की बात है उसमें, श्रेया? नहीं, डरने की बात तो इन्वेस्टर्स के लिए, हम तो खैर नहीं डरते। हमारा काम तो अभय जी देखिए, जो मार्केट है उसको रिपोर्ट करना है, तो हम तो नहीं डरते। लेकिन अब सवाल ये है कि पैसा अगर लगाना है, अब आप कह रहे हैं कि बाय द वे ब्रेंट 118 के ऊपर आ गया है, तो 3-4 एग्जांपल दीजिए जहां पर आप इस समय बाइंग करने की एडवाइस दे रहे हैं, या फिर यू विल स्टिक योर नेक आउट और बोलेंगे कि हाँ यहाँ बाय कर सकते हैं, यहाँ रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है। जी देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, और ना मेरे बाय सेल रिकमेंडेशन है नहीं है, पर जो हमने रिसेंटली अपने मॉडल पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स थोड़े ऐड किए थे, जो मुझे लगता है कि काफ़ी बीटन डाउन है और अब एक अच्छा बॉटम बन रहा है, उसमें एक आईईएक्स है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जो अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, बहुत स्ट्रांग है, फंडामेंटली वेल प्राइस्ड है। तो एक ये हम ऐड कर रहे हैं, पर अगेन मैं डिस्क्लेमर दूंगा कि मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बैंक्स में हमने छोटे बैंक्स ऐड किए, उज्जीवन बैंक भी ऐड किया रिसेंटली, जो मुझे लगता है कि अब काफी स्ट्रांग फुटिंग पे है, पिछले 3-4 साल से अच्छा काम करके। और एक कंपनी हमने ऐड करी थी, आइनॉक्स इंडिया, जो इंडिया का सबसे बड़ा एलएनजी ट्रांसपोर्टेशन प्लेयर है, और सरप्राइजिंगली इस फॉलिंग मार्केट में भी बहुत स्ट्रांग है स्टॉक। और वो दिखाता है कि अगर आप अच्छी कंपनी है और आपको अच्छे ग्रोथ कर्व पे है, तो एक फॉलिंग मार्केट में भी आप इतना करेक्शन नहीं देखेंगे। तो ये अनु, जैसे आपने पूछा, मुझे लगता है कि मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटी, तो मैंने आपको 3 नाम बताए हैं, पर अगर इन्वेस्टर्स एकदम मार्केट को देखना ना छोड़ दें, ये देखें कि मौके कहाँ पे हैं, तो उनको दिखेंगे काफी अच्छे मौके भी। अच्छा अभय जी, एक प्रश्न पूछूं। अभी आपने एक छोटे बैंक का जिक्र किया, अभी हमारे इस मंच पे यही बात हो रही थी कि एचडीएफसी बैंक को क्या लपकना चाहिए। एक बुल और बेयर केस भी रखा हमने अपनी चर्चा में। आप किस खेमे में हैं? आई मीन, जैसे कहते हैं ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे। एचडीएफसी बैंक के केस में यही हुआ, सिर्फ एचडीएफसी बैंक के केस में। वहीं अगर आप कंपेयर करें इसी दौरान, आई मीन 23-24 में, 25 में इवन, फेडरल बैंक को देखिए क्या प्राइस एप्रिसिएशन, आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को देखिए क्या प्राइस एप्रिसिएशन, इवन फॉर दैट मैटर आप पीएसओ बैंकों में आइए, आप इंडियन बैंक को जी देखिए क्या प्राइस एप्रिसिएशन था। जी तो ग्रोथ पे फोकस करें इस वक्त, दैट्स द क्रक्स, मानते हैं आप? जी, 100%। मैं आपको फिर से कहूंगा, और मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट में रिवॉर्ड मिलता है जब आप ग्रोथ को चेस करते हैं, जब आप एक ग्रोथ बेस्ड कॉल लेते हैं। और जो एचडीएफसी बैंक ने भी अपने गोल्डन ईयर्स में रिटर्न दी, वीरेंद्र, वो तब थी जब वो ग्रो कर रहा था। हमारी आईटी सर्विसेज कंपनीज ने जब रिटर्न दी, जब वो ग्रो कर रहे थे। जब ग्रोथ कम हो जाता है या बंद हो जाता है और पी मल्टीपल फिर भी आपका ज्यादा है, तो आप एक क्रिएट कर रहे हैं सेटअप करेक्शन का, जो कि 4-5 साल तक चल सकता है। तो एचडीएफसी बैंक बहुत ही अच्छा बैंक है, और मुझे नहीं लगता कि जो ये एक थोड़ा सा एक दिन का जो मिनी एक्सीडेंट है, वो उसके लॉन्ग टर्म फंडामेंटल वैल्यू को दर्शाता है। पर एट द सेम टाइम, जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का उनकी प्रॉब्लम है कि डिपॉजिट नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, जबकि जो छोटे बैंक हैं वो बहुत अग्रेसिव है इस समय, ऑलमोस्ट डबल इंटरेस्ट दे रहे हैं सेविंग्स रेट पे एचडीएफसी बैंक से, तो उनको डिपॉजिट्स मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए इस समय छोटे बैंक्स में, जो सस्ते भी हैं वैल्यूएशन मल्टीपल पे, और ग्रोथ भी फास्ट है। मुझे लगता है अगले 2-3 साल में वो ज्यादा रिवॉर्ड करेंगे कंपेयर टू लार्ज बैंक्स, लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने खुल के, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आते हैं इंडेक्स